series of episodes for you guys regarding the drafting subject. So here I am with the second episode of this series, in which I'm gonna talk about most confusing topic in the drafting, that is the difference between sale agreement and the sale deed. Okay, so when I come across to various students, they say that we generally we get confused that what's the exact difference between the sale agreement and sale deed, and if we get the whole procedure that what is the difference between the both, but at last while drafting both these documents we can't figure out that what different points are to be entered in both these documents. So I thought, why not I make a video for you guys in which I try to explain you the difference between the sale agreement and a sale deed in a precise form, and also the points of difference which you must know between the both while drafting both these documents. So I hope this video will help you out and you will be able to get a whole view of difference between the sale agreement and the sale deed. And if you like this video and you found this video useful, then please like, share and subscribe to my channel. So let's get started. ओके, सो सेल एग्रीमेंट और सेल डीड में क्या डिफरेंस होता है, एक प्रॉपर ना उसको स्टोरी की तरह समझता है. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक पूरी सेल ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो सेल ट्रांजैक्शन के अंदर टू पार्टीज होते हैं. ओके, वन इज द सेलर एंड सेकेंड वन इज द बायर. ओके, नाउ सेलर विल सेल हिज प्रॉपर्टी टू द बायर एंड बायर विल परचेज दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेलर, and in return buyer will pay some amount of consideration to the seller. Okay, so यहाँ पर क्या हो रहा है, सेलर ने अपनी प्रॉपर्टी दी और इन रिटर्न जो बायर है वो कुछ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन देगा टू द सेलर. ठीक है, तो दे बोथ एग्री ऑन अ डेट कि सेलर जो है अपनी प्रॉपर्टी बायर को देगा और बायर जो है कुछ अमाउंट उसका पे करेगा. सेलर ने बोला कि टुडे यू गिव मी सम अमाउंट ऑफ एडवांस ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बाकी पूरा अमाउंट आप बाद में देना जब मैं अपनी सेल फाइनलाइज कर दूंगा आफ्टर 1 मंथ. ठीक है, तो सेलर ने अपने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड दिया 1 मंथ का. ठीक है, तो आज लेकिन बायर अपना एडवांस मनी कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी का जो उसको देना था उसको कुछ अमाउंट दे देगा एज एन एडवांस मनी. ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मंथ के बाद कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है. राइट, सेल जो है फाइनल होनी है आफ्टर द 1 मंथ. तो बायर ने थिंक कि आज मैं अपना एडवांस मनी पे कर रहा हूँ बट मुझे सेलर के पास से कुछ नहीं मिल रहा, आई एम नॉट गेटिंग एनी प्रॉपर्टी, आई विल गेट दैट प्रॉपर्टी आफ्टर 1 मंथ. तो ही में थिंक कि हो सकता है इन फ्यूचर क्या पता सेलर मुझे वो प्रॉपर्टी ही ना दे, या हम दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाए जिसकी वजह से हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट ना हो सके, या फिर और कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाए विच विल लीड टू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द लास्ट. और अगर ऐसा हुआ तो मैंने जो आज एडवांस मनी दिया है उसका क्या होगा. तो इन दिस केस, ताकि फ्यूचर में कोई भी अगर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसके लिए इफ्स एंड बट्स ना रहे, उन इफ्स एंड बट्स को हटाने के लिए सेलर और बायर के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनेगा जिसके अंदर प्रॉपरली सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन होंगी कि जब तक फाइनल सेल नहीं हो जाती तब तक बायर और सेलर किन टर्म्स एंड कंडीशन से बाउंड हैं. वो टर्म्स एंड कंडीशंस इट में इंक्लूड कि कितना अमाउंट एज एन एडवांस मनी पे किया जाएगा, फुल अमाउंट कितना पे किया जाएगा. इन फ्यूचर अगर बायर ने ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया या उसने रिफ्यूज़ कर दिया प्रॉपर्टी परचेज करने से तो क्या होगा, या सेलर ने रिफ्यूज़ कर दिया सेल करने से तो क्या सर्कमस्टांसेस होंगे. इन टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं सेल एग्रीमेंट. ओके, नाउ अगर एक बार सेल एग्रीमेंट बन गया तो सेल एग्रीमेंट जो है पूरे 1 मंथ तक बायर और सेलर उस सेल एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन से क्या होंगे, बाउंड होंगे. राइट, अब आफ्टर 1 मंथ सेल फाइनलाइज होगी, सेलर अपनी प्रॉपर्टी बायर को सेल करेगा और फाइनल सेल हो जाएगी. ठीक है, अब फाइनल सेल को लीगली दिखाने के लिए एक डीड बनाई जाती है जिसको बोला जाता है सेल डीड. उस सेल डीड के अंदर ये दिखाया जाता है कि फाइनली जो ओनरशिप है सेलर की वो अब बायर को ट्रांसफ़र हो गई है एंड द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द बायर. तो उसके लिए बनाई जाती है सेल डीड. सेल डीड बेसिकली आप लोगों का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच शोज द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर.
वेयर एज जो एग्रीमेंट है वो अभी ट्रांसफ़र नहीं दिखा रहा, वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि आगे फ्यूचर में जो ट्रांसफ़र होगा उस फ्यूचर ट्रांसफ़र के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। तो बेसिकली सेल एग्रीमेंट जो है, अभी सेल एग्रीमेंट जब तक है तो वो फ्यूचर ट्रांसफ़र के लिए जो है ऑब्लिगेशंस दिखाता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। बट सेल डीड जब सेल फाइनलाइज हो जाती है उसके बाद ये दिखाता है कि अब हमारी ओनरशिप जो है सेलर से बायर तक ट्रांसफ़र हो चुकी है एंड द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द बायर। उसके बाद उस सेल डीड को रजिस्टर कराया जाता है एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट। वो रजिस्ट्रेशन एक्ट का क्या होता है वो सब डिफरेंट चीज़ है, बट यहाँ पर सेल डीड और सेल एग्रीमेंट में ये डिफरेंस होता है कि सेल एग्रीमेंट जो है इट डिफाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ फ्यूचर सेल, क्योंकि अभी सेल नहीं हुई, होने वाली है। एंड सेल डीड डिफाइंस द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है। एंड बेसिकली सेल डीड फिर उसके बाद जब बनाई जाती है तो ये एक लीगलाइज कर रहा है बेसिकली किस चीज़ को, कि अब फाइनली सेल जो है फाइनल हो चुकी है, ठीक है। ओके, सो अभी हमने डिस्कस किया कि सेल एग्रीमेंट और सेल डीड के बीच में क्या डिफरेंस था। तो सेल एग्रीमेंट बेसिकली फ्यूचर ट्रांसफ़र के लिए टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करता है, वेयर एज सेल डीड डिफाइंस द ओनरशिप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। एंड हम ये कह सकते हैं कि जो एग्रीमेंट टू सेल है इसमें अभी भी राइट्स और जितने भी रिस्क हैं वो अभी भी किसके ऊपर हैं, सेलर के ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक सेलर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करी है। बट जिस द टाइम द सेल डीड इज एग्जीक्यूटेड तब उसके बाद सारे रिस्क और राइट किसके पास आ जाते हैं, टू द बायर। ओके, सो नाउ अब आई होप कि थोड़ा सा आपको मैंने डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में उसमें हेल्प करी हो। अब आई एम गोना टेल यू कि जब आप ये दोनों डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करेंगे तो ड्राफ्ट करते टाइम किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। लीगल पॉइंट्स जो दोनों में डिफरेंट आते हैं वो क्या आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल एग्रीमेंट। ओके, सो सेल एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो सेल एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन कर रहा है एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो इसमें भी एक पूरा एक बस स्टोरी की तरह देखें तो सेलर और बायर है, ठीक है। तो ये लोग टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन कर रहे हैं। अब बायर जो है अर्नेस्ट मनी दे रहा है, दैट इज एडवांस मनी दे रहा है, और सेलर उसको आफ्टर अ टाइम पीरियड उसको प्रॉपर्टी सेल करेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके सेल एग्रीमेंट में आनी चाहिए दैट इज कि प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी है कौन सी, ठीक है, प्रॉपर्टी की फुल डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ कंसिडरेशन ऑफ अमाउंट, कि कितने कंसिडरेशन की ये एग्रीमेंट बन रहा है, सेल कितने अमाउंट की हो रही है। ओके, तो फर्स्ट लाइन विच यू शुड सी इज कि द लाइक यू शुड एंटर द लाइन दैट द कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी is rupees dash in which buyer has agreed to purchase that property defined in schedule। ओके, डिफाइंड इन शेड्यूल का मतलब हुआ कि प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन आप लोग फर्दर एग्रीमेंट में ही ना दिखाकर, अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप नीचे एग्रीमेंट के बाद शेड्यूल बना दो और उस शेड्यूल में उसको डिफाइन कर दो। इट में इंक्लूड कि उसका नॉर्थ में क्या है, उसके वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, उसके क्या बेसिकली सेंटीमीटर्स कितने गज का है एंड एवरीथिंग, सारी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, ठीक है। उसके बाद जब आप फर्स्ट थिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी और कंसिडरेशन का अमाउंट दिखा दिया तो आप क्या कर रहे हो, बायर जो है सेलर को कुछ अमाउंट ऑफ एडवांस पे कर रहा है, तो उस एडवांस मनी की भी डिस्क्रिप्शन उसके अंदर होनी चाहिए कि येस एडवांस मनी रिसीव हुआ है फ्रॉम द बायर। तो बायर ने जितना भी एडवांस मनी पे करा है उसको आप दिखा दो कि दैट दिस अमाउंट हैज़ बीन रिसीव, और इसकी रिसिप्ट जो है सेलर ने एक्नॉलेज कर ली है। एंड उसके बाद अब मनी की बात हो गई, अर्नेस्ट मनी की बात हो गई। अब बायर विल वांट कि अगर मैंने एडवांस मनी पे किया है तो मेरे को ये बताओ मुझे सेल, फाइनल सेल मेरी होगी कब, मुझे कब प्रॉपर्टी मिलेगी फाइनली। तो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कब तक पूरा हो जाएगा उसकी भी डिटेल कहाँ पर आनी चाहिए, सेल एग्रीमेंट में आनी चाहिए। ओके, ये चीज़ें टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल डीड में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी आपका
कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। आप प्लीज़ डिफरेंस बनाने की कोशिश कीजिए। एक अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट सेल डीड में आना चाहिए या नहीं। अगर मैं टाइम ऑफ परफॉर्मेंस की कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, वो सेल एग्रीमेंट में आएगा, क्योंकि सेल अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हुआ, राइट। बट सेल डीड कब बनती है? सेल फाइनलाइज होने के बाद। तो उसमें हम लोग टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखाएंगे। इज इट क्लियर? तो जब टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया, हमारी कंसिडरेशन फाइनलाइज हो गई, अर्नेस्ट मनी फाइनलाइज हो गया, प्रॉपर्टी की डिटेल्स फाइनलाइज हो गई, उसके बाद क्या डिटेल्स आ सकती हैं? सबसे पहले कि अगर मान लो हो सकता है कि सेलर रिफ्यूज कर दे बाद में उसको सेल करने से, तो उन केसेस में क्या होना चाहिए? तो उस केस के लिए पूरा एक क्लॉज होना चाहिए। हम लोग उसमें डालेंगे कि अगर इन केस फ्यूचर में सेलर ने प्रॉपर्टी सेल करने से मना कर दिया, देन व्हाट विल नाउ। अब सेल डीड की अगर मैं बात करूं तो सेल डीड के अंदर जो है हम लोग फाइनल सेल होने के बाद सेल डीड बनाते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल में हमने सबसे पहला पॉइंट डाला था कि इस कंसिडरेशन के लिए बायर ने एग्री करा है कि वो परचेज करेगा और सेलर ने एग्री करा है कि वो सेल करेगा अपनी प्रॉपर्टी को। बट अब सेल डीड बनाते टाइम वो वाली लाइन नहीं आएगी, ओके, बिकॉज अब सेल पहले ही फाइनलाइज हो चुकी है। तो अगर सेल फाइनलाइज हो चुकी है तो सेल डीड में ये पॉइंट तो डालना जो है इरेलीवेंट होगा कि buyer has agreed to purchase the property and seller has agreed to sell the property। तो यहाँ पर सेल डीड में वो लाइन कैसे चेंज होगी? इट विल बी लाइक कि इतनी कंसिडरेशन अमाउंट के लिए सेलर ने प्रॉपर्टी सेल कर दी है, किसको? बायर को, विच इज डिफाइन। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है उसका शेड्यूल मैं आप उसकी डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो बेसिकली वहाँ पर सेल एग्रीमेंट में ये दिखाया गया था कि वो करेंगे, दे एग्रीड, बट सेल डीड में ये दिखाया जाएगा दैट इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, क्योंकि वहाँ पर सेल फाइनलाइज हो चुकी है। ओके, ये डिफरेंस पॉइंट्स आ रहे हैं बिटवीन द सेल डीड और सेल एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? नाउ वहाँ पर टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले ही परफॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट सेल डीड के अंदर हम लोग दिखाएंगे कि अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है तो सारे राइट्स जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो अब किसके हो गए? बायर के। एंड प्रॉपर बायर जो है उस से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं उनको बहुत बिना किसी भी इंटरवेंशन के यूज़ कर सकता है और उसमें सेलर का कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहेगा अनटिल एंड अनलेस जो भी चीज़ वो प्रॉपर्टी के साथ कर रहा है वो पर्सनली सेलर को भी हार्म कर रही है। तो अगर आप सेलर को लगता है कि अगर कोई भी डिसीजन प्रॉपर्टी से रिलेटेड बायर ले रहा है जो सेलर को इन फ्यूचर हार्म कर सकता है तो वो सेलर के लिए परफेक्ट, तो बायर वो नहीं कर सकता। ओके, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी क्लॉजेस सेल डीड में आने चाहिए कि इन फ्यूचर कैसे वो अपनी प्रॉपर्टी से डील करेगा, क्या क्या राइट्स उसको ट्रांसफ़र हो गए हैं, ठीक है, वो सेल कर सकता है, बायर को प्रॉपर्टी मिल गई है तो बायर किसी को भी फ्यूचर में सेल कर सकता है बिकॉज द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द बायर नाउ। तो इन सब चीज़ से रिलेटेड भी क्लॉजेज उसके अंदर आने चाहिए क्योंकि अब वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। सेलर का पॉइंट वहाँ पे था कि अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो क्या पॉइंट्स तो क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, वो सेल डीड में नहीं आएंगे बिकॉज सेल फाइनलाइज हो चुकी है तो अभी हम सेल डीड बना रहे हैं। ओके, सेम बायर का वो नहीं आएगा। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है बायर को यूज़ करते करते पता चले कि सेलर ने तो झूठ बोला था, उसकी प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम इनकम्बेंसेस नहीं है या उसके ऊपर कोई भी मॉर्गेज है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या सर्कमस्टांसेस रहेंगे, तब बायर और सेलर कैसे उससे डील करेंगे, वो वाला क्लॉज भी कहाँ पर आना चाहिए? बिटवीन द सेल डीड। ओके, एंड सेल डीड फुल एंड फाइनल आपको टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बता रही, इट इज़ स्पेसिफिकली डिफाइनिंग कि अब प्रॉपर्टी किसको बिलोंग कर रही है? बायर को, और वो बायर अब उससे के साथ डील कर सकता है। तो सेल डीड में आपके पॉइंट्स आएंगे अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बायर टू द सेलर। राइट्स जो भी अब बायर को हैं, सारे राइट्स से रिलेटेड पॉइंट कि राइट्स जो हैं अब ट्रांसफ़र हो गए किसको? बायर को, अनटिल एंड अनलेस वो राइट्स जो भी वो एक्सरसाइज कर रहा है वो हार्म ना करे किसको? पर्सनली सेलर को। ओके, अगर इन फ्यूचर बायर को लगा कि अभी भी फ्री फ्रॉम इनकम्बेंसेस नहीं है प्रॉपर्टी तो उस केस में क्या क्लॉज रखना है वो भी सेल डीड के अंदर आएगा, ठीक है। एंड नाउ ऑब्वियसली अगर सेलर के बायर के पास वो प्रॉपर्टी है तो ही
हैज़ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी। तो ये कुछ डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स होते हैं बिटवीन द सेल एग्रीमेंट एंड सेल डीड। सेल एग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशन सेल डीड में नहीं आएंगे क्योंकि सेल अब फाइनलाइज हो चुकी है। ओके so these were few points of a difference between the sale agreement and sale deed. I hope कि मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश जो करी है वो आप लोगों को समझ आया हो और आप लोगों के लिए यूज़फुल हुआ हो। अब आप लोग ये वीडियो देखने के बाद यू कैन टेक आउट योर स्टडी मैथ्स और योर मॉड्यूल्स, और आप उस जिससे भी आप लोग ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट पढ़ते हैं यू कैन सी कि क्या क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं, और आप लोगों को वो चीज़ ग्रैब होने लगेगी कि एक्चुअल में सेल डीड और सेल एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। So yeah, now I will meet you guys soon in my next video. Till then, bye bye. And yeah, if you find this video useful, then do like, share and subscribe to my channel.